तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस समझने के लिए हमें टॉप टू बॉटम के हिसाब से एनालाइज करना होता है। टॉप के ऊपर क्या होता है, ग्लोबल, और नीचे क्या होती है, कंपनी। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि ग्लोबली एनालाइज करते हैं कि ग्लोबली मार्केट सारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, वहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। लाइक के जैसे वार चल रही है अभी, रशिया यूक्रेन हो गया और ईरान हो गया, इन सब की वॉर चल रही है अभी। तो मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं, इस बेस पे हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है। जब हम ग्लोबली एनालाइज कर लेते हैं तो हम कंट्री का भी एनालाइज करते हैं कि कंट्री कितनी स्ट्रोंग है जहां पे हम पैसा डाल रहे हैं। क्या उस कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आने वाले टाइम में कुछ फ्यूचर्स में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था। इस हिसाब से भी हमें एनालाइज करना होता है कि वो कंट्री कितनी स्ट्रोंग है। कंट्री स्ट्रोंग है तो कंपनीज ऑलरेडी स्ट्रोंग होंगी वहां पर। कंट्री का एनालाइज करने के बाद हम आते हैं इंडस्ट्री का एनालाइज या सेक्टर का एनालाइज करते हैं। सेक्टर का या इंडस्ट्री का एनालिसिस मीन्स कि जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में आप पैसा डाल रहे हैं उसका आगे फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर में कितनी ग्रोथ कर सकती है, और जो प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री के अंदर आता है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है और आने वाले टाइम में उसकी क्या वैल्यू रहेगी। इंडस्ट्री एनालाइज करने के बाद हम आते हैं कंपनी पर। कंपनी के बेसिक्स चीज़ों को जानना, लाइक के बैलेंस शीट, पीई रेशो, पीबी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना। और उसके अलावा क्या होता है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उसके प्रमोटर्स कौन हैं, उनकी एजुकेशंस क्या है, उनके डायरेक्टर्स क्या है और उनकी एजुकेशंस क्या है, प्लस वर्कर्स क्या हैं और उनकी एजुकेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को भी एनालाइज करा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। कंपनी के प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर कितने विश्वसनीय हैं, कितना उनके ऊपर विश्वास करा जाता है, उनका पास्ट हिस्ट्री कैसी है, उन्होंने किन किन कंपनियों में काम करा है डायरेक्टर्स ने, और उन्होंने कहाँ तक लेके गए हैं, उनको कहाँ तक फ्यूचर में लेके गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी एनालाइज करना जरूरी होता है। इसके बाद आती है कंपनी का रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स कंपनी कितनी सेल करती है ईयरली। वो रेवेन्यू यदि ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने नए कस्टमर को पकड़ रही है और कंपनी के प्रोडक्ट में दम है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी और आगे फ्यूचर में आगे ग्रोथ कर सकती है। दूसरी बात आती है, जब वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो प्रॉफिट भी उसका देखोगे तो डे बाय डे या ईयरली ईयरली उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और फिर लास्ट में आता है नेटवर्थ। मान के चलिए किसी कंपनी की 5 साल पहले नेटवर्थ थी 5,000 करोड़ और अब उसकी वर्थ हो गई है 10,000 करोड़। तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी ने 5 साल में अपनी नेटवर्थ डबल कर ली है। इससे भी ये पता लगता है कि कंपनी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो इन चीजों के ऊपर भी एनालाइज करना जरूरी होता है कि कंपनी की सेल क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, और कंपनी की पहले क्या नेटवर्थ थी और आज की डेट में क्या नेटवर्थ है। ये 3 चीजें जानना भी बहुत जरूरी होता है किसी कंपनी के बारे में, कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है नहीं कर रही, सेल्स इंक्रीज कर भी रही है नहीं कर रही, और उसकी नेटवर्थ कितनी है और आने वाले टाइम में कितनी हो जाएगी। इसके बाद आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप तो सभी को पता होगा, मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनी होती हैं, ये कंपनियां पहले से ही स्टेब्लिश हो जाती हैं और इनके कस्टमर भी पहले से बंधे हुए होते हैं जो उनको रेगुलर ऑर्डर देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंसी प्रॉफिट जनरेट करती रहती हैं। यह कंपनियां तकरीबन साल का 10 से 15% तक का ईयरली रिटर्न इन्वेस्टर को देती है। ऐसी कंपनी में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा व्यू कम से कम 5 साल से ज्यादा का ही होना चाहिए। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू होना बहुत जरूरी है,
शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से इन कंपनियों के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। मार्केट कैप के बाद आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मान के चलिए कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है और इसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। 10 जो निकल के आया वो आया हमारा पीई रेशियो। पीई रेशियो को एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए हमने 10 रुपये इन्वेस्ट करे तो उसका पीई रेशियो 10 होगा। कंपनी का पीई रेशियो देखने के बाद हमें इंडस्ट्री का पीई रेशियो भी चेक करना होता है। यदि कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम होता है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर समझा जाता है। पीई रेशियो के बाद आता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो मीन्स प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से हमें जिस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो कम होता है उसके अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। मान के चलिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 300 रुपीज़ है और उसी कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 300 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3। यदि पीबी रेशियो 2 टाइम से कम होती है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। पीबी रेशियो के बाद आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना उधार लिया हुआ है बैंक से या कहीं और से। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है डेब्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। मान के चलते हैं किसी कंपनी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की किसी कंपनी को बनाने में की हुई है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.5। जो 0.5 आया है ये हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। यदि किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होता है तो उस कंपनियों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बाद आता है ROE। ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी के ऊपर हमें कितनी रिटर्न मिल रही है इट मीन्स। मान के चलते हैं कि किसी आदमी ने एक कंपनी को बनाने में उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो 10 लाख के ऊपर उसने यदि पूरे ईयर 20% मीन्स 2 लाख रुपए कमाए तो 20% क्या हुआ उसका ROE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से हम ROE निकालते हैं कि कंपनी किस स्पीड से ग्रोथ कर रही है। अब इसके बाद आता है ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE निकालने का भी इसी तरीके का फॉर्मूला होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि हमने जो उधार लिया है उसको भी ऐड कर दिया जाता है। मान के चलते हैं कि एक कंपनी ने 10 लाख रुपए ही कंपनी में इन्वेस्ट करे और उन्होंने 10 लाख रुपए का ही लोन लिया, तो टोटल कैपिटल क्या होगी कंपनी की 20 लैक्स, और 20 लैक्स के ऊपर उन्होंने 2 लाख रुपए की बचत की मीन्स कमाए। 2 लाख रुपए 20 लैक्स पे उन्होंने कमाए, इट मीन्स के 10% की अर्निंग उन्हें ईयरली निकाली, तो हमारा ROCE क्या होगा 10। इस कंपनी का ROCE 10 कहलाएगा। इस तरीके से ROE एंड ROCE निकाला जाता है। ROCE के बाद आता है EPS। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब किसी कंपनी ने मान के चलिए कि 1000 रुपये की अर्निंग करी है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स थे 100, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10।
इट मीन्स कि कंपनी एक शेयर पर कितने पैसे कमा के दे रही है। मतलब 100 रुपये का शेयर है और उस पे कंपनी 10 रुपये कमा के दे रही है। अर्निंग पर शेयर्स के बाद आता है डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड निकालने के लिए हमें फेस वैल्यू की नीड होती है। जो भी डिविडेंड निकलता है वो फेस वैल्यू पर निकलता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मान के चलिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 300 रुपीज़ है और उसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। फेस वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करती है शेयर प्राइस की तरह, और कंपनी ने 200% का डिविडेंड अनाउंस करा है। जो 200% का डिविडेंड अनाउंस करा है वो फेस वैल्यू के ऊपर लगता है। फेस वैल्यू इंटू 200% मीन्स 20 रुपीज़। जिसके पास एक शेयर होगा उसको 20 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। चलिए अब चलते हैं डिविडेंड यील्ड पर। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए हमें कंपनी के शेयर प्राइस का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिविडेंड यील्ड हमेशा दो कंपनी के कंपैरिजन में यह पता करने के लिए निकाला जाता है कि किस कंपनी ने कितने परसेंट डिविडेंड इन्वेस्टर को दिया है। मान के चलते हैं पहली कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है एंड दूसरी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। दोनों कंपनी ने डिविडेंड 20 रुपीज़ दिया है। डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस इनटू 100। मीन्स जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है वो 20 रुपीज़ है, शेयर प्राइस 1000 है एंड इनटू 100% इज इक्वल टू 2%। मतलब पहली कंपनी ने 2% तक का डिविडेंड इन्वेस्टर को दिया है। इसी के मुकाबले दूसरी कंपनी का जो रहेगा 20 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। मीन्स दूसरी कंपनी ने 20 रुपीज़ जो डिविडेंड दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है शेयर का। तो इट मीन्स पहली वाली कंपनी ने ज़्यादा डिविडेंड दिया है दूसरे के मुकाबले। डिविडेंड यील्ड से हम यह कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों कंपनियों में से किसने डिविडेंड ज़्यादा दिया है। डिविडेंड हमेशा वही कंपनी देती हैं जो प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। तो हमें ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कुछ ना कुछ डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को देती है, और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इन खाली एक फैक्टर के ऊपर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। यहाँ तक हमने समझा कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और किन किन फैक्टरों पर या पॉइंट्स पर वो डिपेंड करता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मीन्स हम किसी कंपनी की हिस्ट्री में क्या प्राइस था और आने वाले टाइम में उसका क्या प्राइस हो जाएगा, इसको ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी चीज को एनालाइज करना टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। टेक्निकल एनालिसिस को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जो कि मौसम विभाग से लिया जा सकता है। जिस तरीके से मौसम विभाग बादलों की स्थिति को देखकर उनकी हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर कर प्रेजेंट के सिनेरियो को देखकर यह पता लगाता है कि किस एरिया में बारिश हो सकती है, किस जगह पर मौसम साफ रहेगा, किस जगह पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ बादलों की सिचुएशंस को चेक कर कर मौसम विभाग निर्णय लेता है। उसी तरीके से चार्ट
को एनालाइज करके, चेक करके, कैंडल्स की पोजीशंस को देखकर हम लोग यह भी एनालाइज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि फ्यूचर में इस स्टॉक का प्राइस क्या हो सकता है। इसी चीज को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, या इसी तरीके के काम को एनालाइज करना टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। यदि हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों तरीके से एनालाइज करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमें फंडामेंटल भी पता है कि ये कंपनी इस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उसके बाद हमने टेक्निकल भी उन चीज़ों को एग्जामिन कर लिया है, उसके बाद जाके हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या पैसा डालते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही देखना होता है, हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यह पूरा कोर्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड है। हमें टेक्निकल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। एक एक चीज की बारीकियां, कॉन्सेप्ट, रूल्स रेगुलेशन, प्रोबेबिलिटी इनहेंसर, हर एक चीज को अपने माइंड में क्लियर रखना है। इसके अंदर हमारे को किसी भी तरीके की दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। हमारे को अपने रूल्स और प्रोबेबिलिटी इनहेंसर क्लियर होने चाहिए कि हमें ये वाला ट्रेड क्यों लेना है और ये वाला ट्रेड क्यों छोड़ना है। तो चलिए चलते हैं अपने पूरे कोर्स की तरफ, जो है टेक्निकल एनालिसिस।